ये देखिएगा सभी, आज करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री कर लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना ऑब्जेक्टिव है सारा कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पहला चैप्टर का आपका नाम क्या है, आपको पता होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोपियन अपना एक पड़ोसी है, ठीक है, आपको पता है। अपना सब किस महादेश में रहते हैं, एशिया में, और अपनी पड़ोसी है यूरोपियन कंट्री, ठीक है। यूरोपीय देश अपने क्या है, पड़ोसी महादेश है, ठीक। किस में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ये बात आपको क्लास में पढ़ाया गया है, आज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी जान ले, किसी अगर जो कहीं आप रह रहे हैं, वहाँ के लोगों में, वहाँ की जो विचारधारा है, जो संस्कृति हैं, जो रीति रिवाज है, वही जो एकता की जो भावना है ना, वो हमारी क्या है, राष्ट्रवाद है। वो हमारी क्या है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद पहले जो गुलामी की जिंदगी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, राजशाही हुआ करता था, उससे आंदोलन करके मुक्ति पाया, इसीलिए आपको राष्ट्रवाद को पढ़ा था, ठीक। किस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा आया यूरोपीय देशों में, उसके बारे में पढ़ा था, ठीक। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आधुनिक आधुनिक यूरोप की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल क्या हुआ। माने आधुनिक विश्व में जो राजनीतिक जागृति आई, उसके परिणाम हमको क्या प्राप्त हुआ, एक ही चीज प्राप्त हुआ, राष्ट्रवाद। क्या प्राप्त हुआ, राष्ट्रवाद हमको प्राप्त हुआ, ठीक, याद रखिएगा। आधुनिक जो हम राजनीतिक जागृति फैलाए, उससे हमारा क्या हुआ, राजशाही खत्म हुआ। क्या हुआ, राजशाही खत्म हुआ। और किसका क्या रिजल्ट निकल के आया, राष्ट्रवादी विचारधारा। अपने भारत में देखो, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, अब कौन सी वादी, राष्ट्रवादी विचारधारा पे अपना सब जिंदा, ठीक, ये रह रहे हैं। अगला दूसरा सवाल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, बीबीआई सवाल। जिस पे स्टार मारेंगे उसको विशेष से ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, वियना, ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। अगला कहा था, वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। कब हुआ, 1815 में, ध्यान रखिएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। और उसका अगर जो इसमें और सवाल इंक्लूड कर सकता है, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था, वो ऑस्ट्रिया ही था, ध्यान रखिएगा। वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था, 1815 में हुआ था, और इसका मेजबानी किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था, मेटरनिक, याद रखे। मेटरनिक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, और इतना खोपड़ी इसके पास था कि समझ सकते हो, लगभग देशों पे अपना कंट्रोल जमा के रखा था। लगभग देशों का राष्ट्रीयकरण रोकने में, एकीकरण रोकने में मेटरनिक का बहुत बड़ा योगदान था। लगभग चीजों में वो हस्तक्षेप किया हुआ था, ठीक है। वही कहता है, वियना सम्मेलन कब हुआ बोलेगा, 1815 में, रख लीजिए, वियना सम्मेलन 1815 में। वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ठीक है। अगला, इस सम्मेलन जो वियना सम्मेलन हुआ है, इस माध्यम से यूरोप में क्या हुआ, नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन बहुत विख्यात हो चला था उस समय में। उस समय नेपोलियन एकीकरण चाहता था, सभी को स्वतंत्र देखना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने नहीं करने दिया, नहीं उससे जीत पाया नेपोलियन, ठीक है। अब नेपोलियन युग का अंत कर दिया। वियना सम्मेलन के बाद माना जाता है कि नेपोलियन युग का अंत हो गया, ठीक। तो वियना सम्मेलन, तीन चीजें यहाँ याद रखिएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। उसकी मेजबानी कौन किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। और इस किस सम्मेलन में, मैंने इस सम्मेलन में थोड़ा किस लिखा गया थे, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से, चलिए सवाल है तो ठीक ही है, हमको लगा अच्छी टाइप का, क्या बोलते हैं, नोट्स टाइप का। अब जो क्वेश्चन आंसर टाइप का है, तो ये ठीक ही है। सवाल है, किस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया, किस, वियना सम्मेलन से, ठीक है। अब नेपोलियन युग के अंत के बाद कौन सा युग आया, कौन सा युग आएगा, जब नेपोलियन अंत हुआ तो मेटरनिक आया, तो उसके कौन सा युग होगा, मेटरनिक। यहाँ चार सवाल आया, जब एक बार है वियना सम्मेलन बोलेगा, अटक जाइए, 1815 में। मेजबानी कौन किया था, मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलिएगा, ऑस्ट्रिया बोलिएगा। इसके अंत ये जो युग आया, इससे पहले किनका युग था, नेपोलियन युग था। उसके बाद कौन सा युग आ गया, मेटरनिक का शासन चलने लगा, तो मेटरनिक युग आ गया। तो चार सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला,
जर्मनी कितने रियासतों में बटा था? 39, रट लीजिएगा। जर्मनी कितने रियासतों में बटा था? 39 रियासतों में बटा था। फिर कहता वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बो वंश की। कौन सी? बुर्बो वंश की। वियना सम्मेलन जब हुआ उसके बाद क्रांति के पहले की जो स्थिति, नेपोलियन की तो क्रांति के बाद से बहुत सारा स्थिति थोड़ा बहुत बदला होगा, और वो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो चाहता था कि जो पुरानी व्यवस्था थी फ्रांस में वो फिर से व्यवस्थित कर दी जाए। उसके लिए उसने किस वंश को फिर से लाया? बुर्बो वंश को फिर से लाया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला 9 नंबर है। 9 नंबर का था फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 2 जून 1814 को। फिर से पूछेगा कि फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 2 जून 1814 को। अगला कहा था 10 नंबर का था किसके शासन काल में 1830 में क्रांति हुआ? किसके? चार्ल्स 10 के कारण में। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, कहाँ का बात कर रहा? फ्रांस का बात कर रहा। कहाँ का बात कर रहा? फ्रांस का बात कर रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस का तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की बात कर रहा। आप यहाँ इंक्लूड सवाल को ठीक से लिख सकते हैं। फ्रांस में किसके शासन काल में 1830 में क्रांति हुई? चार्ल्स 10 के शासन काल में। ठीक। चार्ल्स 10 का प्रधानमंत्री कौन था? पोलिग्नेक। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछेगा, वीवीआई नहीं है लेकिन पूछेगा कि चार्ल्स 10 का प्रधानमंत्री का क्या नाम था? पोलिग्नेक। ठीक। अगला 12 नंबर का था चार्ल्स 10 ने कब 4 अध्याय देशों का गला घोटने का काम किया? कब किया था? 25 जुलाई 1830 को। कब किया था? 25 जुलाई 1830 का। मैंने सत्ता में आया नहीं कि अपने कारनामा चालू कर दिए थे। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। चार्ल्स 10 ने कब अपना 4 अध्याय देशों का गला घोटने का काम किया? 25 जुलाई 1830 के। फिर अगला कहा था फ्रांस में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? कौन सा युद्ध बोला? गृह युद्ध। कब हुआ था? 28 जून 1830 में। फ्रांस में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 28 जून 1830 में। चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी छोड़कर कहां पलायन कर गया? इंग्लैंड। याद रखिएगा, जहां भागने वाला बात आना, ज्यादातर लोग इंग्लैंड ही भागता है। तो वही 14 नंबर बोलता है चार्ल्स 10 ने फ्रांस की गद्दी छोड़कर कहां पलायन कर गया? इंग्लैंड पलायन कर गया। ठीक। अगला फ्रांस की मैंने किस क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हुआ? अभी देखो, बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था ना, पिछले पिछले सवाल में पढ़े थे कि बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था किसके लिए? याद होगा आपको। बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था कि फिर से फ्रांस की पुरानी व्यवस्था आ जाए, लेकिन उसकी भी अंत हो गई कब? जुलाई 1830 की क्रांति का। कब? ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर टिक लगा लीजिए। इंपोर्टेंट सवाल, इंपोर्टेंट सवाल, 2 इंपोर्टेंट सवाल में टिक लगा लीजिए। किस क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया? जुलाई 1830 क्रांति के बाद। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कहता फ्रांस में बुर्बो वंश के अंत के बाद किस वंश का शासक आया? ओलेयंस वंश का। किस वंश का? ओलेयंस वंश का। ध्यान रखोगे, फ्रांस में बुर्बो वंश के अंत के बाद किस वंश का शासन आया? ओलेयंस वंश का। अगला कहता ओलेयंस का शासक किसे बनाया गया? मैंने राजा किसे बनाया गया? लुई फिलिप को। ओलेयंस वंश का शासक किसे बनाया गया? लुई फिलिप को। लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? गीजो को। याद रखिए, बहुत अच्छा कंटिन्यू सवाल लिखे हैं कि आपको याद करने में भी सुविधा हो। एक क्वेश्चन आंसर टाइप भी आप हो सके ऑब्जेक्टिव से आप उस क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, इतना कंटिन्यू लिखे हैं कि जिस सीधा देखिए, आपको भी बच्चा होगा ध्यान में रख लेगा। फ्रांस से बुर्बो वंश का अंत हुआ कब भैया? भैया जुलाई 1830 में। उसके बाद कौन सा वंश आया भैया? ओलेयंस वंश आया। उसका शासक कौन किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। उसने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? गीजो को। एकदम स्पष्ट रूप से वो बता सकता है। चलिए, अगला कहता 19 नंबर लुई फिलिप गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कब कर गया? कब कर गया? देखो, फिर लुई फिलिप भी कहाँ भाग रहा है? इंग्लैंड ही भाग रहा है। लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड कब भाग गया? 24 फरवरी 1848 को। कब भाग गया? 24 फरवरी 1848 को। लुई फिलिप के बाद फ्रांस का सम्राट कब बना? लुई नेपोलियन। लुई फिलिप के बाद सम्राट कौन बना था? लुई नेपोलियन। याद रखिएगा, पूछेगा कि लुई फिलिप के बाद फ्रांस का सम्राट कब बना? लुई नेपोलियन। अगला कहा था इटली की राजधानी कहाँ? वीवीआई सवाल, जिसमें वीवीआई लगाएंगे वो ध्यान रखिएगा, पूछेगा बोर्ड में। ठीक है, पूछने की संभावना ज़्यादा है, परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 100% चांस होगा। इटली की राजधानी कहाँ? रोम। याद रखिएगा, इटली की राजधानी कहाँ? रोम। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में। और इसी नेपोलियन पतन के बाद तो कौन सा युग, किसका युग आया था? मेटरनिक युग आया था। कौन सा युग आया था? मेटरनिक युग आया था, जो आगे पढ़ लिए थे। ठीक। कार्बोनरी कैसा दल था? गुप्त दल। ये गुप्त में काम करता था, खुले खुले तौर पर सामने नहीं आता था। ठीक है, कार्बोनरी कैसा दल था? गुप्त दल था। मेजी का संबंध किस दल था? इसी दल कार्बोनरी दल से ही था, इसी गुप्त दल से उसका संबंध था। और ये याद रखिएगा, ये डबल स्टार और ये ट्रिपल स्टार, वो डबल स्टार और ये सिंगल स्टार,
माने ये ज़्यादा फेमस और ये उससे भी ज़्यादा फेमस और ये थोड़ा हल्का हल्का फेमस। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये 4 सवाल स्क्रीन पर जो भी 5 सवाल आपको दिख रहे हैं, पांचों अपने आप में जबरदस्त है और इस 5 में से एक बोर्ड में दिखेगा ही दिखेगा 100%। ठीक, आगे देखिएगा 25 नंबर। सर्डिनिया का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। ये तब की बात की रही जब उधर न्यू नेपोलियन हुआ करता था। विक्टर एमुल कहाँ का शासक था? सर्डिनिया और पिंटमाउंट का। विक्टर एमुल कहाँ का शासक था? सर्डिनिया और पिंटमाउंट का याद रखिएगा। हाँ, अगला 27 नंबर सवाल कहता है विक्टर एमुल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काउंट काबूर को। किसको नियुक्त किया? काउंट काबूर को। चलिए, सिंगल स्टार वाली ये भी सवाल है, सिंगल स्टार वाली सवाल है। विक्टर एमुल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काउंट काबूर को। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को। और ये सही रूप से माना। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। और इसने सही भी किया और वही सबसे बड़ी बाधा भी था। आ गया इंपोर्टेंट सवाल, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? डबल स्टार। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853 से 54 में। और इसका और सबसे बड़ा डबल स्टार तब बन जाता है जब पूछता है किसके किसके बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और रूस के बीच में हुआ। क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और रूस के बीच में हुआ। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और पीडमाउंट के सीमा विवाद कब हुआ? 1859-60 में। याद रखिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट का सीमा विवाद कब हुआ था? 1859 और 60 के बीच में। आ गया 32 नंबर, सबसे फेमस सवाल, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा। बता नहीं सकते बाबू कितना बार बिहार बोर्ड में पूछा। 32 नंबर, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? कितना जितना स्टार दें उतना इसके लिए कम है। जितना भी स्टार दें इसके लिए क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? नाविक। ठीक है, अगला 1862 तक किस और रियासत को छोड़कर पूरे इटली का एकीकरण हो गया? थोड़ा सा यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी कुछ छूटा है, एक सेकंड बाबू। देखो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये 2 की जगह उसको टेक्नीशियन को लगा होगा कि एंड लिखा है, यहाँ 2 है, 2। ठीक है, हम साफ से लिख देते हैं बाबू, एक सेकंड, हमारी गलती है, हम कॉपी में उसको लिख के दिए, 2 साफ से नहीं लिखा, उसको लगा। एंड भी हम इसी तरह से लिखते हैं, 2 भी इसी तरह से लिखते हैं। चलिए 1862 तक किस मात्र 2 रियासत को छोड़कर सभी इटली का एकीकरण हो गया था? कौन कौन? दक्षिण इटली, रोम और वेनेसिया। माने ये 2 को छोड़कर पूरे इटली का एकीकरण हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 1862 तक। 33 नंबर तो हो गया, 34 नंबर बताते हैं। 1862 ईस्वी में गैरीबोल्टी ने किससे मिलने के बाद रोम पर आक्रमण की योजना त्याग दी? योजना 2 बार लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप काट देते हैं हम। काउंट काबूर पे, काउंट काबूर से जब वो मिला ना, वो पहले गैरीबोल्डी सोच रहा था कि रोम पर ही आक्रमण कर देते हैं, पोप पर ही आक्रमण कर देते हैं, जो कि धार्मिक तौर पे गलत होगा। तो इसीलिए काउंट काबूर ने उसको समझाया और आक्रमण नहीं किया। बाद में तो समझौते के बाद मिल ही गया। बस गैरीबोल्डी एकदम पूरा मन बनाए हुए था, जो पेशे से क्या था, नाविक, कि हम रोम पर आक्रमण करेंगे। लेकिन किसके साथ मिलने के बाद, मैंने किससे मिलने के बाद उसने योजना त्याग दी? काउंट काबूर के साथ मिलने के बाद उससे जैसी बात विचार उससे हुआ, मेल मिलाप हुआ, तो दोनों तो क्या किया, गैरीबोल्डी ने योजना त्याग दी। अगर गैरीबोल्डी की जीवनी किस भारतीय ने लिखी है? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, अपनी लाला लाजपत राय ने गैरीबोल्डी की जीवनी लिखी है। ठीक है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हो गई? 1862 में। बेचारा ये लास्ट तक जाते जाते एकीकरण नहीं देख पाया, जो कि थोड़ी सी दुख उसके लिए होगा मरने टाइम। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1862 में। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ गई? 1870-71 में। ध्यान रखिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच कब युद्ध छिड़ गई? 1870 और 71 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 71 में पूरा संपूर्ण हो गया। कब हो गया? 1871 में। जब सवाल पूछेगा
इम्पोर्टेंट सवाल ही पूछेगा, जो कि ये डबल स्टार वाली सवाल है। इटली का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था? 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। याद रखिएगा, अभी तक जो पढ़ रहे थे जितना ऑब्जेक्टिव था वो इटली का एकीकरण से था। अब जितना ऑब्जेक्टिव आएगा जर्मनी के एकीकरण से आएगा। ठीक है, 2 टॉपिक था उसमें, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण मुख्य टॉपिक था। ठीक है, जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था? 300 बड़े छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी का प्रतिनिधि सभा को क्या बोला जाता है? डायट। प्रतिनिधि सभा को संसद बोलते हैं अपना सब। ठीक है, अपना सब क्या बोलते हैं? संसद। लेकिन वहां क्या बोलता है जर्मनी? डायट। क्या बोलता है? डायट। या ये भी सवाल आपको पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्का में मत ले लीजिए इसको, ट्रिपल स्टार वाली सवाल है। ठीक है, जर्मनी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, जर्मनी के संसद को किस नाम से जानते हैं? डायट के नाम से जानते। ठीक है, अगला, जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि का तैयार, सिंगल स्टार का फेमस क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण के पृष्ठभूमि का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। राइन राज्य संघ का निर्माण कब हुआ? 1806 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, राइन राज्य संघ की स्थापना निर्माण कब हुआ? 1806 ईस्वी में। राइन राज्य संघ का निर्माण या स्थापना कब हुआ? 1806 में। प्रसा का चांसलर कौन था जब लास्ट एकीकरण होने लगा था? तो उस समय कौन था? बिस्मार्क। एना विश्वविद्यालय कहाँ है? और ये सवाल पिछले साल 2024 बिहार बोर्ड में पूछा था। और याद, हमारा विद्यार्थी छोड़कर बाकी लगभग कोचिंग के बच्चे फंसे थे इसमें, ध्यान रखिएगा। अब बोलेगा भैया आपका बच्चा क्यों नहीं फंसा था? मेरा बच्चा इसलिए नहीं फंसा था कि हम पूर्ण रूप से पूरा ऑब्जेक्टिव बता कर, जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है किताब से A to Z बता के भेजते हैं। बस तैयारी पूरा रहता है, फंसने का कोई चांस ही नहीं बचता है। तो इसीलिए ये सवाल में टिक लगा लें, ये सवाल में टिक लगा लें। एना विश्वविद्यालय कहाँ? वाइमर राज्य में। ठीक है, और ब्रैकेट में जर्मनी लिख लीजिएगा, जर्मनी में पड़ता है ये। ठीक है, वाइमर राज्य में और जर्मनी में। जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? लो आ गई ट्रिपल स्टार वाली सवाल। जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की। ध्यान रखें, जाल बेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जाल बेरिन की संख्या लिखा गया, संस्था होगा यहाँ। जाल बेरिन संस्था कब बना? सुधार दे रहे हैं हम। जाल बेरिन संस्था कब बना? 1834 में। ये बनाया किसने था? सब व्यापारियों ने। और वैसा सवाल आ गया जो कोई ऐसा साल नहीं जो पूछा नहीं। लो, कम से कम 10 स्टार तो इसको देंगे ही। 4 6 इधर दे देते हैं और 4 इधर दे देते हैं। 10 स्टार वाली सवाल आ गया। रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया था? बिस्मार्क। किसने किया था रक्त और नीति का अवलंबन? बिस्मार्क ने किया था। ऑस्ट्रिया ने प्रशासन संधि का ऑस्ट्रिया ने प्रशासन संधि का विरोध कब किया? 1830 में। कब किया? 1830 में। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कब किया? 1864 में। याद रखिएगा, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क में आक्रमण कब किया? 1864 में। अगला कहता है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? लीजिए, फिर से आ गया डबल स्टार वाली सवाल। सेडोवा का युद्ध हुआ 1864 में। किसके किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। मुख्य सवाल यही है, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ। ठीक, हुआ कब? 1864 में, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। अगला, सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? चलिए, आ गया फेमस सवाल, ट्रिपल स्टार मारिए। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा। देखिए, दोनों में अंतर है। वहां था सेडोवा का युद्ध तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, यहाँ सेडोन का था। प्रसा सेम है, बस खाली ऑस्ट्रिया की जगह पर क्या आ गया? फ्रांस। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में। लेकिन सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1864 में। ध्यान रखिएगा, सेडोन का युद्ध कब हुआ? 10 जून 1870 को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? लीजिए, आ गई डबल स्टार वाली सवाल। और जिसमें स्टार मार रहे हैं उसको तो रट के ही जाइएगा, वही बोर्ड में आएगा। ठीक है, इस बात के तय रखिए कि आएगा ही वो आएगा। उससे 10 VVI कर रहे हैं तो उसमें 3 आएगा ही आएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 को। कब हुई? 10 मई 1871 को। अगला बोलते हैं, हिदेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तुर्की शासक ने। किसने किया था? तुर्की शासक ने। हिदेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तुर्की शासक ने किया था। लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे? जवाब में ये वही लिख दिया, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गलती टाइप हो गया है, क्वेश्चन आंसर में टाइप हो गया, यानी आंसर में भी क्वेश्चन ही टाइप हो गया है। ठीक है,
और ऐसा हम ही गलती से उसको लिख के दे दिए हैं कागज़ पे। लॉर्ड बायरन कहाँ का कवि थे? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। ब्रिटेन बोलिए या अंग्रेज बोलिए या इंग्लैंड बोलिए, सब एक ही बात है। कहाँ के कवि थे? इंग्लैंड के या ब्रिटेन के कवि थे। ठीक है, लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे? इंग्लैंड या ब्रिटेन के। कब अलेक्जेंडर चिपसिलंटी के नेतृत्व में ईरान में विद्रोह शुरू हुआ? 1821 में। ध्यान रखिएगा, कब? 1821 में। ये सब उतने इंपोर्टेंट सवाल हैं। आ गया इंपोर्टेंट सवाल, डबल स्टार वाली सवाल आ गया। एंड्रियोनोपल की संधि कब हुई? 1829 में। ठीक है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। यूनान ने एक स्वतंत्र राज्य घोषित कब हुआ? 1832 ईस्वी में। कब हुआ? 1832 ईस्वी में, याद रखिएगा। यूनान एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित हुआ? 1832 ईस्वी में। अगला, बवेरिया के शासक किसे घोषित किया गया? बवेरिया नहीं होगा, बुल्गेरिया होगा, थोड़ी सी यहाँ मिसप्रिंट है। 1832 में। अगला, ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की बात कब मान ली? कब मान ली? ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की बात कब मान ली? 31 मार्च 1848 का। चलिएगा अगला, मैसूर का सबसे फेमस शासक कौन हुआ था? टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक सबसे फेमस कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक। अगला, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने किया। कौन सा किया? टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक। खत्म हो गए आपके सारे ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट अध्याय आपका पूरी तरह से खत्म हुआ। ठीक। और वीडियो अगर जो अच्छा लगे आपको, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ये मिलता रहे, ऐसा सारा सब्जेक्ट का मिल जाए, उसके लिए तो आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर जो आप चाहते हैं कि सारा विषय हमको भैया इसी तरह से मिलता रह जाए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करें 9525 044 909 और इसी PDF को प्राप्त कर लें। अगर जो क्लास करने के बाद PDF आपको चाहिए, आप इस नंबर पर मैसेज करें और जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट को लिखकर मैसेज करें, आपको पूरा PDF आपको भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। ठीक, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।